इस वीडियो में हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर संसाधनों के प्रकार। देखिए संसाधन को जो है कई आधार पर बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। इसी प्रकार से समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो तरह के होते हैं। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। और देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है 4 तरह के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर, देखिए विकास के आधार पर भी संसाधन 4 तरह के होते हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो आइए हम लोग जो है इसे और विस्तार से जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता हो जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे प्राणी जात, वनस्पति जात, मनुष्य, पशुधन आदि। दूसरा है अजैव संसाधन। वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। देखिए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझा जा सकता है। जैव संसाधन का मतलब क्या है? जैव संसाधन का मतलब होता है वे सभी सजीव जो मानव के लिए उपयोगी हों, वे सब जैव संसाधन कहलाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, हम आप हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार से अजैव संसाधन का मतलब क्या होता है? अजैव संसाधन का मतलब कि वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों। अब जैसे ये पेन मेरा क्या है? निर्जीव वस्तु है और उपयोगी भी है, तो ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन। इसी प्रकार से स्टूल, मेज, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो अजैव होते हैं। अजैव का मतलब निर्जीव वस्तु और जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। तो आइए हम लोग इसे पहले सरल भाषा में जान लेते हैं। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता मतलब होता है यानी समाप्त होने के आधार पर। तो समाप्त होने के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, यानी ऐसा संसाधन है जो समाप्त नहीं होने वाला है। और अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसा संसाधन है जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। यानी ध्यान रखना कि समाप्त होने के आधार पे। अब हम लोग जो है इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। देखिए नवीकरण योग्य जो संसाधन होता है उसके दो नाम हैं। एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चूँकि ये ख़त्म नहीं होने वाला है, समाप्त नहीं होने वाला है, इसकी पूर्ति जो है बराबर बनी रहती है, यह हमेशा नया होता रहता है, इसीलिए इसका नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तो ध्यान में रखना कि नवीकरण योग्य संसाधन का एक और नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, पवन आदि। अब देखिए सूरज को ही देख लीजिए, सूरज की लाइफ जो है अभी 5 अरब वर्ष बाकी है, यानी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से पवन भी नहीं ख़त्म होने वाला है, जल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन इसको कहते हैं, यानी जो समाप्त नहीं होने वाले हैं। हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन को देख लेते हैं। जो संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा तथा इसे बनने में लाखों वर्ष लगता है, उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। देखिए मतलब ये जो संसाधन है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, यानी समाप्त होने वाला है ये संसाधन।
हालांकि ये बनता है लेकिन इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और हम लोग जो जिस दर से इसका उपयोग कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन। तो इसको हम लोग कहते हैं आणविकरण, यानी ये नया नहीं किया जा सकता है, ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। अब खनिज का मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ये सब मतलब एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन भी खनिज के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? मतलब ऐसा ईंधन जो जीवाश्म से बनते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल पहले ये सब नीचे दब गए थे जो जीव थे, और बाद में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, कोयला में बदल गए, प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। कह रहा है आणविकरण योग्य संसाधन दो टाइप के होते हैं, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। अब कह रहा है धातुएं जो है पुनः चक्रीय होती हैं। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। इसे लोहा है। अब लोहा क्या है भाई? लोहे की तमाम सामान हमारे घर में होती है। लोहा में जंग लग जाती है, लोहा ख़राब हो जाता है, कबाड़ी आता है, हम उसको बेच लेते हैं। कबाड़ी फिर किसी कंपनी में पहुंचा देता है उस जंग लगी लोहे को। उसके बाद में वहां कंपनी में फिर से कोई उससे नई वस्तु गला करके बना दी जाती है, फिर से वो हमारे घरों में नई वस्तु बन के आ जाती है। इसको कहते हैं पुनः चक्रीय, यानी इसका चक्र चलता रहता है। तो धातुएं जो है पुनः चक्रीय में आती हैं। इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। जीवाश्म ईंधन का मतलब हम बता चुके हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इसके अतिरिक्त जो है आपका प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है? अचक्रीय हैं। अब मान लीजिए कि पेट्रोल है। अब पेट्रोल अगर आप यूज कर लेंगे तो वह तो ख़त्म हो जाएगा, वो बचेगा क्या? तो इसीलिए इसको कहा जाता है अचक्रीय। तो ध्यान रखना कि आणविकरण योग्य संसाधन दो टाइप के होते हैं, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। धातुएं पुनः चक्रीय होती हैं और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो अचक्रीय होते हैं।